नमस्कार, जय जोहार। IND24 के खास कार्यक्रम बिग टॉक में इस बार हमारे साथ बस्तर लोकसभा सीट से सांसद महेश कश्यप इस खास चर्चा के लिए जुड़ेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ निकलकर इस चर्चा में हमारे आता है। और सीधे मैं अब चलूंगी महेश कश्यप जी के पास। और सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। IND24 के इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल होगा कि महेश कश्यप जी ने अपनी स्कूली शिक्षा किन परिस्थितियों में, कैसे और कब प्राप्त की है? जी, मेरा जन्म एक छोटा सा गांव, मुश्किल से 60 परिवार का गांव है और सामान्य किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे माँ पिताजी एक तो अनपढ़ थे, ना मेरे परिवार में कभी कोई सर्विस में थे, ना कोई राजनीति में थे। उसके बाद भी उस परिवार में जन्म हुआ और जब मैं मेरे घर में आंगन में स्कूल लगता था, स्कूल भवन भी नहीं था, उसी में मेरा प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुआ और किसी कारणवश 6वीं तक ही पढ़ पाया था। उसके बाद फिर स्कूल छोड़ना भी पड़ा घरेलू परिस्थिति के कारण। खेतीबाड़ी करने के लिए फिर से एक शख्स मिला मुझे और उनके प्रेरणा से फिर से पढ़ाई चालू किया, लेकिन आगे भी पढ़ नहीं पाया, 10वीं तक ही मुश्किल से पढ़ पाया। लेकिन सामाजिक संगठनों से मेरा संपर्क हुआ और उस सामाजिक संगठन के माध्यम से, क्योंकि मैं दुनिया से अनभिज्ञ था, ना मीडिया, ना सोशल मीडिया, ना टीवी, कुछ भी हमारे गांव में नहीं था जी। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला और लगातार लगभग 25, 27, 28 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहा। और घर का बड़ा बेटा होने के कारण खेती बाड़ी से लेकर पूरा जवाबदारी में मेरे ऊपर था। लेकिन एक तरफ सामाजिक क्षेत्र में आने के बाद घर वाले ने मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया और मुझ पर भरोसा रखा और मैं भी घर के माँ पिताजी के भरोसे पे कायम रहते हुए मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहा। और आखिरकार जब भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी की तरफ का विधिवत सदस्यता ग्रहण किया और भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला और 2021 के बाद लगातार काम करता रहा और 2024 का 18वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी की तरफ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया और बस्तर के लोगों ने मुझे हाथों हाथ भारत का लोकतंत्र संसद में सांसद लोकतंत्र का मंदिर संसद में मुझे सांसद बना के भेजा। ये मेरे लिए एक आश्चर्यजनक और गौरव का विषय था कि मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता को भी उस स्तर तक पहुंचाए, तो ये बस्तर के मतदाताओं के ऊपर, बस्तर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर ये श्रेय जाता है। भाजपा में कार्यकर्ता के रूप से आप कार्य कर रहे हैं, एक लंबा वक्त आपने बीजेपी को दिया है। कार्यकर्ता से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता, उसके बाद सीधे सांसद तक का ये सफर कैसा था? क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप इसका पूरा? देखिए, मैं तो शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यकर्ता रहा, समाज के बीच में मेरा काम रहा, लेकिन बस्तर के बारे में थोड़ा बहुत मुझे जरूर जानकारी था। जैसे हमारा बस्तर जिला केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्रफल रहा है और आज 7 जिले के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मध्य प्रदेश राज्य होता था, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल हुआ करता था, कोई भी अधिकारी कर्मचारी बस्तर क्षेत्र में भेजा जाता था। वह अधिकारी कर्मचारी से बोलते थे कि बस्तर एक काला पानी की सजा की तरह है, इस प्रकार ये अधिकारी को कहते थे। लेकिन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद 2003 से लगातार बस्तर का विकास हुआ। रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से हमारे लोग वंचित थे, वो धीरे धीरे पूरा होता रहा। लेकिन आज भी बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से हमारे लोग वंचित हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो गरीबी था, लोगों को एक समय था कि वहाँ खाने के लिए चावल नहीं मिलता था, कनकी नहीं मिलता। हम भी उसी परिवार में से थे। ना पढ़ने के लिए स्कूल था, चलने के रोड नहीं था, मैंने सारी मूलभूत सुविधाओं से हम लोग वंचित थे। और धीरे धीरे बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और उसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी। 2021 में मुझे भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष का जवाबदारी मिला। अब मुझे बस्तर के बारे में जरूर, जैसे आज अभी हमारे बस्तर के लोगों को रेल की सुविधा नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में आज भी रोड सड़क जैसे कनेक्टिविटी से हम वंचित है। तो ये सब प्रकार से बस्तर
को जैसे एक समय काला पानी का सजा बताते थे अधिकारी क्रम, वास्तव में काला पानी की सजा की तरह हम लोग थे, लेकिन आज विकास हो रहा है। इसलिए बस्तर को बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता आज भी ज़रूरत है। बीजेपी में आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई पदों में रहकर कार्य किया है। शुरू से कोई बहुत बड़ा पद नहीं था आपका, लेकिन फिर भी आप जूझते रहे भाजपा में। अब सांसद का पद मिला है, तो ये नई जिम्मेदारी कैसी लग रही है? देखिए, मैं तो सिर्फ एक सरपंच रहा हूँ और सरपंच से मुझे सीधा सांसद का टिकट मिला और सांसद के रूप में आज मुझे बस्तर के लोगों ने सांसद बना के हमारे लोकतंत्र के मंदिर संसद भेजा है। मैं अपने आप में तो गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मेरे लिए ये जीवन का सबसे बड़ा चरण है, क्योंकि अब हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अगर सांसद बनना कोई एक प्रकार से कल्पना से बाहर है, लेकिन ये भी सत्य है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मेरे जैसा किसान का बेटा भी किसानी खेती करते करते सांसद बन सकता है। ये संभव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। बाकी जो राजनीतिक पार्टी आप देखेंगे, परिवारवाद, चाहे गांधी का चोला लेके चले, चाहे समाजवादी का, इस प्रकार से हमारा एक भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, एक विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, तो इसीलिए संभव था और आज वो संभव हुआ। बिल्कुल संभव है, और ये हमेशा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संभव है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि आपको हिंदुत्ववादी नेता के नाम से जाना जाता है, कट्टर हिंदू नेता के नाम से आप जाने जाते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कोई कट्टर हिंदूवादी के नाम से जानता है वो अलग विषय है, लेकिन बस्तर का इतिहास आप देखेंगे, इतना बड़ा विशाल बस्तर होने के बाद भी, जब इस देश में 800 वर्ष मुगलों का शासन चला, 200 से ऊपर अधिक वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को उन्होंने संरक्षित रखा। हमारा जो जल, जंगल, खनिज संपदाओं को संरक्षित रखा। और आप देखेंगे पूरे देश में सिर्फ एक बस्तर ही है, अपना संस्कृति, परंपरा, अपनी रीति रिवाज, पूजा पद्धति का एक अलग पहचान आपको देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे प्राचीन प्रसिद्ध दशहरा आप देखेंगे, गांव-गांव में बाजार, मंडई, मेला, ऐसा है वहाँ के पारंपरिक जो ये परंपरा है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब मुगलों के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में हमारा संस्कृति परंपरा सुरक्षित रहा, हम तो आज़ाद भारत में आ गए हैं। आज़ाद भारत में कुछ लोगों के द्वारा, जो हम एक तरफ स्वतंत्र देश के नागरिक की बात करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारी परंपरा के ऊपर, हमारे रीति रिवाज के ऊपर कुछ लोगों ने आघात करने का प्रयास किया, कर रहे हैं, वो सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में। तो इसलिए उसके लिए मैंने थोड़ा सा कार्य करने का प्रयास किया। और ये किसी महेश कश्यप या भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है ना, उसका विषय नहीं है। बस्तर के हर आदमी का जवाबदारी बनता है। हाँ, निश्चित ही हमारे लोग थोड़ा अनपढ़, अज्ञानता के कारण नहीं जानते थे, लेकिन आज आप देखेंगे बस्तर के लोग अपना संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को बचाने के लिए स्वयं स्वपुर्त अपने आप अब खड़े होने लगे हैं, और ये हर किसी का जवाबदारी है। हाँ, उसी में मैं भी एक बस्तर के नागरिक होने के नाते, बस्तर का बेटा होने के नाते, हमारी संस्कृति परंपरा को रक्षा करना मेरा भी दायित्व, तो ऐसा सोच के मैं भी अभी तक करता रहा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ने, मुद्दे ने आपको एक अलग और यूनिक पहचान दी है। वो महत्वपूर्ण विषय आपको भी पता है और मैं नाम भी ले लेती हूँ, उसका नाम है धर्मांतरण। धर्मांतरण के खिलाफ आपने सदैव मोर्चा खोले रखा है, अभी भी शायद लड़ रहे हैं धर्मांतरण जैसी प्रक्रियाओं से। क्या लगता है अब तक कितना सफल हो पाए हैं और अब आगे कितना काम करने की आवश्यकता है? देखिए, मैंने जो इतिहास, दुनिया का इतिहास थोड़ा समझने का प्रयास किया। किसी समाज को अगर ख़त्म करना है तो उस समाज का संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज खत्म कर दो, समाज ही खत्म हो जाएगा। किसी देश को अगर ख़त्म करना है तो उस देश का संस्कृति, परंपरा, धर्म को ख़त्म कर दो, देश खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार कहीं ना कहीं हमारे देश में भी, हम दुनिया में ऐसा हुआ है, तो हमारा बस्तर में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने अभी तक बचा के रखा। इसीलिए जो लोग भी सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में जिस प्रकार से हमारे लोगों को, बोले बाले लोगों को अपना संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज अलग करने का कोशिश कर रहे हैं, आज उसको एक प्रकार से धर्मांतरण के रूप में एक दिया गया है। तो ऐसा कोई भी करता है, भाई ठीक है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमको धार्मिक स्वतंत्रता है, इसका मतलब किसी का धर्म को किसी खरीदा नहीं जा सकता, किसी को लोभ, लालच, छल से नहीं बदला जा सकता। स्वेच्छा से अगर कोई बदलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक, योजनाबद्ध तरीके से हमारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जिससे चलते हमारा समाज
का अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि हम दुनिया का इतिहास देखते हैं तो आज देखेंगे पूरे दुनिया में एक समय हमारे मूल निवासी आदिवासी और भी अन्य जनजाति समाज के लोग रहे, तो आज उनका अस्तित्व खतरे में दुनिया में आया है। तो कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण ये है धर्मांतरण। और धर्मांतरण से सिर्फ किसी का धर्म खत्म नहीं होगा। विवेकानंद स्वामी जी ने कहा है, कोई भी व्यक्ति अपना संस्कृति परंपरा या धर्म त्याग कर छोड़ता है, इसका मतलब हमारा देश का जनसंख्या या क्षेत्र का जनसंख्या नहीं खत्म नहीं हो रहा है, हमारे लिए एक शत्रु पैदा हो रहा है। कहीं ना कहीं इसी प्रकार का स्थिति आप देखने को मिलता है। तो इसलिए ये दुर्भाग्यजनक है। और हमारी जो महान संस्कृति, हमारी परंपरा को हमको संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना हम सबका जवाबदारी है। ये सोच के हम भी अपने प्रयास करते रहे हैं। लेकिन अब हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से थे, आज एक सांसद के रूप में एक संवैधानिक दायित्व पद में हम आए हैं। हमारे देश का कानून भी कहता है, हमारे देश से बस हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ वो 5वीं अनुच्छेद क्षेत्र है, पेशा कानून है, अपना संस्कृति परंपरा को रक्षा करने का हमको अधिकार है। तो इसलिए हम कानून नियम से करें। हम शासन प्रशासन से पूछते हैं कि कौन अपना संस्कृत धर्म बदला, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में एक भी नहीं है। एक तरफ हमारा एक भाई और दोनों आपस में, एक परिवार के 2 भाई के बीच में विवाद होता है तो एक भाई के ऊपर अल्पसंख्यकों पर आरोप लगाया जाता है, अल्पसंख्यकों पर हमला, अल्पसंख्यक पर अत्याचार। अगर अल्पसंख्यक है तो कानूनन हमको रिकॉर्ड दिखाए, बताए। तो इस प्रकार से बस्तर में एक संघर्ष हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। तो इसीलिए हम इसके लिए भी हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं और हमारे संवेदनशील सरकार इसके लिए कानून बनाने के लिए भी अभी चर्चा चल रहा है, बातचीत चल रहा है। हो सकता है आने वाला समय में कानून भी बने और संवैधानिक रूप से उसका रोकथाम हो। महेश जी, धर्मांतरण को रोकने के लिए आपने कई मोर्चे खोले, उस पर बहुत काम किया है आपने, तो इसे ध्यान में रखते हुए एक और सवाल लेना चाहूंगी कि आप क्या कारण मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जैसी चीजें अपने पैर कैसे पसार पाया? मुख्य रूप से वही मैं बताया कि आज़ादी के गुलामी के इतने वर्षों के बाद भी हमारे लोगों ने कभी धर्म नहीं बदला। हमारे पूर्वजों ने रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन उसके बाद भी अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा नहीं बदला। आज तो हमारे पास सब कुछ है। तो इसका मुख्य कारण ये है कुछ लोगों के द्वारा सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में लोगों को भ्रमित करने का काम और लोगों को छल से उनको बदलने का कार्य किया जा रहा है। भाई अगर मैं सोचता हूँ अगर कोई सेवा के नाम पे कोई किसी को शिक्षा, किसी को स्वास्थ्य का ठीक कर दिया, हॉस्पिटल ले गया, अगर प्रार्थना करने से या किसी भगवान के नाम से अगर ठीक होने का होता तो दुनिया में बहुत सारे हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। वो तो आस्था का विषय है, किसको कौन मानता है। लेकिन उसके आड़ में कि आपको हम इससे ठीक कर देंगे या हम हमारे स्कूल में पढ़ोगे तो आपको ये करना पड़ेगा और आपको ये दे देंगे तो आपको धर्म बदलना पड़ेगा, तो ये कोई धर्म नहीं है। एक प्रकार से एक जिस मजहब के द्वारा एक लोगों को अपना संस्कृति से कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। तो ये एक उनका कई रूप में वो लोग काम करते हैं, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। और हमारे लोग क्योंकि बोले भाले हैं, अनपढ़ है, अशिक्षित है, गरीब है, तो इसका फायदा लोग उठा रहे हैं, तो इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। महेश कश्यप जी जब टिकट ले चुके थे और जब चुनाव लड़ रहे थे तो श्योर थे कि जीत जाएंगे? हाँ, निश्चित ही बस्तर के विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी की तरफ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया और मेरा प्रतिद्वंदी जो भारत की सबसे पुराना पार्टी, 138 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस के और 60 साल शासन करने वाले 7 बार के अजय विधायक, 1 बार के मंत्री, वो बोलते भी थे कि महेश कश्यप कौन है, मैं नहीं जानता, ना बस्तर के लोग नहीं जानते, तो इसलिए मेरा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मुझे भरोसा था कि बस्तर में मैं भी पैदा हुआ हूँ, बस्तर का मैं भी बेटा हूँ और बस्तर के लोगों को इतना तो समझ है कि कौन व्यक्ति बस्तर के लिए क्या कर सकता है। जो अपने आप को अजय बताने वाला जो हमारा प्रतिद्वंदी था, उन्हीं के चलते आज आप जाएंगे सुकमा कोंटा जिस क्षेत्र से विधायक रहा है, आप रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित वहाँ के लोगों को आज भी होना पड़ा है। तो इसलिए मैं दावे के साथ बोलता रहा कि बस्तर के लोग, मैं भी बस्तर का बेटा हूँ और निश्चित ही मैं यहाँ से मुझे आशीर्वाद मिलेगा और जीतूंगा। और जब चुनाव परिणाम आया, जो अपने आप को अजय बताने वाला जो मेरा प्रतिद्वंदी को पहली बार उसी के क्षेत्र से 4000 वोट से हारना पड़ा और लगभग 55,245 वोटों से मुझे बस्तर के लोग आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं तो बस्तर के मतदाताओं और बस्तर के जो देवतुल्य कार्यकर्ता को प्रणाम करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य एक परिवार का बेटा को सांसद बना दिया।
बस्तर से आप आते हैं, आदिवासी नेता कहलाते हैं, लंबे वक्त से बस्तर में रह रहे हैं। बस्तर के विकास को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, बस्तर के विकास के लिए हमको बहुत कुछ करना है, क्योंकि आज भी भले हम जगदलपुर में रह के देखते हैं या बड़े शहर जो हमारे जो जिला मुख्यालय को देखते हैं कि हमारा विकास हुआ है या हो रहा है, लेकिन आज भी हमारे अंतिम गांव के लोगों को अंदरूनी क्षेत्र में आज भी रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित होना पड़ा है। तो उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता है और उसके लिए हमारी सरकार काम भी कर रही है। आपको मालूम है कि बस्तर एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से पहचाना जाना जाता है, लेकिन जो लोग जल, जंगल, जमीन का नारा देके हमारे लोगों को छल से बंदूक पकड़ाया, बंदूक पकड़ने वाला भी कहीं ना कहीं हमारा भाई है, गोली खाने वाला भी हमारा भाई है, जेल जाने वाला भी हमारा भाई है, और जिनके चलते हमारे लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत स्वास्थ्य वंचित होना पड़ा है। लेकिन हमारी सरकार का पहला प्राथमिकता है अंत्योदय का अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना। इसलिए हमारा डबल इंजन का सरकार हर 5 किलोमीटर के दायरे में अभी हम लोग कैंप भी खोलने जा रहे हैं। नियत नेलानार योजनाओं के माध्यम से, विशेष योजनाओं के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार के जो योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास चल रहा है और उनको मुख्य धारा में जोड़ेंगे और उनको चाहे उनके विकास के लिए जैसा जो भी करना पड़े वो करेंगे। तो ये हमारे सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं और हमारे डबल इंजन का सरकार योजनाबद्ध तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा आने वाला 5-7 साल में जो समस्या बस्तर में वो भी समाप्त होगा और बस्तर में शांति स्थापित होगा। पिछली सरकार ने बस्तर के विकास को लेकर काफी दावे किए हैं, ये दावे कितने सही लगते हैं आपको? देखिए, बस्तर के लोगों ने 5 साल शासन किया, 36 वादे के चक्कर में जरूर फंस गए, लेकिन उनके शासनकाल में वो दावा भले करते होंगे, लेकिन हमको जो पता चलता है कि कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गाय गोटान घोटाला, गोबर घोटाला, घोटालेबाज में घोटाला ही करते रहे। और जब चुनाव के समय में आपने भी देखा होगा, हमारी सरकार के द्वारा हमारे आदरणीय मोदी जी के गारंटी के तहत हमने कहा कि हम महातारी वंदन योजना के माध्यम से हम लोग 1000 के हिसाब से प्रतिवर्ष 12,000 माताओं को देंगे। उन्होंने 15,000 देने का बात किया। हम 3100 रुपये धान खरीदने की बात किए तो वो 3200। इस प्रकार से इतना करने के बाद भी जो इतना अगर किए होते तो 5 साल में उनको हार का सामना करना नहीं पड़ता। तो इसीलिए बस्तर के लोगों को या छत्तीसगढ़ के लोगों को ये इतना तो समझ है कि कौन क्या किसके लिए करता है। इसलिए 5 साल में उनको ऐसा सबक दिया जो जितना दावा करते थे उसका फूल खुल गया और उसको बताने का जरूरत नहीं है। इसलिए कांग्रेस ऐसे भी 60 साल से 78 के साल के आज़ादी में 60 साल शासन करने के बाद भी जो देश का स्थिति या बस्तर का स्थिति या छत्तीसगढ़ का स्थिति आपने देखा होगा, किसके हाथ में बस्तर सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, छत्तीसगढ़ का विकास होगा, ये पूरा बस दुनिया जान रहा है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बस्तर के लोगों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लोगों ने भरोसा किया और देश के लोगों ने भरोसा किया और इसलिए आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए। महेश जी, एक बात और पूछना चाहूंगी, जब आप टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे तो इस दौरान आपके सामने और भी बड़े और दिग्गज चेहरे थे, कई नामचीन चेहरे थे, उसके बावजूद सभी को दरकिनार कर पार्टी ने महेश कश्यप के ऊपर अपना भरोसा जताया। क्यों जताया ये भरोसा? देखिए, वो पार्टी का एनालिसिस है, पार्टी का वो हमारे संगठन, हमारे पार्टी में एक सबसे बड़ी विशेषता है। अब मैं भी खुद नहीं सोचता था, क्योंकि मैंने कभी दावेदारी करने, मैं समझता हूँ कभी दावेदारी करने भी नहीं गया, ना कोई बड़े अधिकारी के साथ, बड़े पदाधिकारी के साथ मिला, ना कभी किसी को लेके गया, ना मुझे टिकट चाहिए मैं जीतूंगा, ऐसा कभी नहीं बोला। लेकिन पार्टी ने, क्योंकि हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश के नेतृत्व, हमारे जिला के नेतृत्व ने उन्होंने पहचाना, और किस आधार पर पहचाना और क्या मेरा खासियत था मैं नहीं जानता, वो पार्टी जानती है और बस्तर के लोग जानते हैं। लेकिन मुझे पार्टी ने टिकट दिया, ये मैं अपने आप को आश्चर्य भी मानता हूँ और गौरव, मैंने पार्टी ने मुझे भरोसा किया। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि बस्तर के लोगों ने मुझे सांसद भी बना दिया। इसलिए पार्टी का एनालिसिस, पार्टी का जो मापदंड है उसमें कहीं ना कहीं मैं करा उतरा हूँ, इसलिए मुझे टिकट मिला होगा। बस्तर की अगर मैं बात करूं, आप बस्तर से आते हैं, आदिवासी नेता हैं, और जब बात बस्तर की हो तो नक्सलिज्म पर बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से कई तरकीबें चला रही, कई स्कीमें कर रही हैं, कई सारे नक्सली भी मारे भी गए हैं। क्या लगता है इतना काफी है नक्सली को खत्म, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, या और भी प्लानिंग करने की आवश्यकता है? देखिए, बस्तर के लोग अपने अधिकार के लिए, अपना सुरक्षा के लिए, अपना जल जंगल जमीन का अधिकार के लिए सदियों से लड़ते रहे। जब अंग्रेजों के ज़माने में पहला डीला का लोहा को हैदराबाद का निजाम को बेचा जा रहा था, उस समय हमारे लिए कोई जल जंगल जमीन बचाने वाले नहीं आया। हमारे पूर्वजों ने अपना विवेक से, अपने ताकत से लड़ा। और जो लोग आज बस्तर में जल जंगल जमीन का नारा देके, जो नक्सलवाद का नाम आपसे नाम से जानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम जल जंगल जमीन का अधिकार रक्षा करने की लड़ाई के लड़ने के लिए आपके साथ आए हैं। उनका ज़रूरत नहीं है। बस्तर के लोग अपने आप में सक्षम हैं और बस्तर के लोग शांति चाहते हैं, बस्तर के लोग जीना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों के कारण आपको बता दूं, लगभग 1737 लोग, निर्दोष लोग मारे गए हैं सरकारी रिकॉर्ड में 2000 के बाद। लगभग 1300 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। तो इसका दोषी कहीं ना कहीं वो लोग हैं। लेकिन उन लोगों के द्वारा, जैसे हमारे लोगों को भ्रमित करके हम आपके अधिकार के लिए, आपके जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भरोसा बस्तर के लोगों ने नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि बस्तर के लोग चाहते हैं भी हैं कि वहाँ शांति स्थापित हो, वहाँ रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसा सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन वो लोग अपने बंदूक के दम पे, अपने तानाशाही के दम पे लोगों को दबाव बना के कि अपने राज्य करना चाहते, अब चलने वाला नहीं है। और मैं एक सांसद जब से बना, सांसद होने के बाद मुझे लगातार अलग अलग क्षेत्र से मांग आ रहा है कि हमको कैंप, हमारे क्षेत्र में भी कैंप स्थापित हो, हमारे यहाँ भी रोड का निर्माण हो, सड़क बने, स्वच्छ पानी मिले। इसीलिए हमारे सरकार का पहला प्राथमिकता है, जो लोग भी ऐसा गतिविधि में लिप्त है उनको हमारे सरकार ने स्पष्ट, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि 2026 तक बस्तर में शांति स्थापित करना है। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आप अगर बस्तर हित में चाहते हैं तो बातचीत के लिए तैयार हैं, आइए, स्वागत है। अगर उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हमारा एक नीति है, साम दाम दंड भेद, वो नीति भी अपनाना पड़े तो अपनाएंगे और बस्तर में शांति स्थापित करेंगे। और बस्तर के लोगों को जो अधिकार देना है, ये करने का हमारा पहला प्राथमिकता है। इसीलिए कोई समझौता तो नहीं होगा इस विषय में। महेश जी, अब एक अंतिम सवाल लूंगी मैं आपसे। अब आपके पास केवल अपने जिले नहीं, अपने कस्बे नहीं, अपने गांव नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का मुद्दा है। यानी कि आप जब दिल्ली जाएंगे तो पूरे प्रदेश का मुद्दा लेकर जाएंगे। इन मुद्दों में महेश कश्यप जी के हिसाब से क्या क्या टेंटेटिव पॉइंट्स जो हैं वो होने चाहिए? क्या क्या मुद्दे हमें देखने को मिलेंगे इस बार जब आप पार्लियामेंट में प्रदेश का मुद्दा उठाएंगे? देखिए, प्रदेश के बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे क्षेत्र में हमको काम करना है। चाहे किसानों को कृषि की खेती के लिए हमको उनको सुविधा उपलब्ध करा, मतलब खेती कृषि को विस्तार के लिए हमको काम करना है, रोड की कनेक्टिविटी के लिए काम करना है। आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी कई क्षेत्र में रेल का सुविधा नहीं है। हमने कल रेलवे का भी बैठक में गए थे, हम लोग बैठे थे। अभी जैसे लगातार कई बार हमारा रेल का मतलब कैंसिल होना, इस टाइप का समस्या से हमको जूझना पड़ रहा है। और हमारा बस्तर धान का कटोरा कहा जा रहा है। हमारे लोगों को कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना है। हमारे युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से, कौशल विकास योजना के माध्यम से उनको स्किल डेवलप करना है। हमारे यहाँ बैला डीला का लोहा है, हमारे यहाँ नगरनाल का SDL प्लांट है। ये सब मुद्दे को लेके हम जाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों का विकास हो। और अभी तक हमको जैसा विकास होना, माने हमारे लोगों को आगे बढ़ना था, हमको अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा स्कूल हो, हमारे लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसके लिए हॉस्पिटल हो। हम रायपुर में जरूर है, हमारे जैसे बस्तर में। इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं, इसको लेकर हम जाएंगे। और जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा, लोगों का मांग होगा, लोगों का के अनुरूप उसके हिसाब से हम मांग रखेंगे। और हमारा जो मोदी जी का जो लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, ये मोदी जी अकेले नहीं कर सकते, ना कोई सांसद विधायक नहीं कर सकते। इस देश के हर नागरिक को उनके इसके लिए सहयोग करना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा। इसलिए हम पूरे देशवासी, प्रदेशवासी मिलके इस अभियान में सम्मिलित होंगे और हमारा छत्तीसगढ़ को विकास के लिए हम तत्पर रहे, ताकि हर समय हम लोग खड़े रहेंगे। तो बिल्कुल, अगर मेहनत और लगन पूरी हो तो
किसी भी तरीके से कोई भी मुकाम आसानी से पाया जा सकता है। और जब पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में महेश कश्यप ने बिना किसी फल की चिंता किए अपना पूरा समय और अपनी पूरी चीजें पार्टी में लगाई, उसका परिणाम भी आज उन्हें मिल चुका है और नतीजा हम सबके सामने है। इसके अलावा अगर मैं बात बस्तर की करूं तो महेश कश्यप जी से हमारी जो चर्चा हुई है उसमें उन्होंने बिल्कुल दावा किया है कि आगामी समय में हमें बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ वहां विकास की बयार जो है वो भी बहती नजर आएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो के लिए। नमस्कार।